नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका इस लाइव में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने थे वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जुड़े। हमारे साथ भारत की नहीं वरन विदेशों में भी जानी पहचानी शख्सियत श्री जावेद राय जी हमारे साथ हैं। जावेद राय जी, आपका स्वागत है आज के लाइव में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद जी, जैसे आप जानते हैं, पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय एक बार हमारे साथियों को करें। जी, मेरा नाम जावेद राई है। मैं भी खटाना हूँ, जम्मू कश्मीर से। और मेरा जो काम है बेसिकली ट्राइबल रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ है। जी मैं ज़्यादातर जो शोध है या रिसर्च है वो सारा गुज्जर्स के ऊपर है, गोजरी लैंग्वेज के ऊपर है। और जो ट्राइबल हैं जम्मू कश्मीर के दूसरे भी हमारे साथ जो हैं उनके ऊपर है। और जी ज़्यादातर काम जो है वो गुजरों के हवाले से ही मेरा है। लगभग 2 डिकेड से मतलब 2000 से ऑनवर्ड अगर आप ले लेंगे तो 2 डिकेड से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। और उसमें डिक्शनरियाँ हैं, जैसे मोनोलिंगुअल डिक्शनरी है गोजरी की, 1000 पेज से ऊपर है। हिंदी गोजरी डिक्शनरी है, फोकलोर डिक्शनरी ऑफ गुज्जर ट्राइब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिमालयन गुज्जर्स है, गुज्जर जी हिस्ट्री पे और दूसरी चीज़ों पे मेरी किताबें हैं। और उसके अलावा मतलब गोजरी ज़ुबान के साथ साथ कल्चर के उठान के लिए भी थोड़ा बहुत मेरा काम है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। आदाब अर्जे। आइए आइए, यशवीर भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत शेयर कर दो सर। जी आपका जसवीर जी, स्वागत है। स्वागत है। जी जी। अभी परिचय ही चल रहा है भाटी जी। जी, तो आपका फ्रेम थोड़ा। जी जी, राकेश जी भी जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल में। तो हाँ राकेश जी। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मतलब यूट्यूब के ऊपर भी मेरे 2.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और 6 करोड़ लोगों ने मुझे मतलब अब तक का मेरा चैनल जो है दिखा है। तो जी, सोशल मीडिया के ऊपर भी है लेकिन और थोड़ा दूसरी डाउन जगह भी करो इसे। प्रेजेंस है। और थोड़ा अपनी कम्युनिटी के लिए छोटा मोटा काम जितना ये किया रहा जा है। सकता है वो भी कर रहे हैं। तो ये एक देखिए ना। जनरल इंट्रोडक्शन मेरी यही है। बाकी लोग जानते हैं काफी हद तक। जम्मू कश्मीर के अलावा भी जहाँ भी कोई हमारी कम्युनिटी का है वो जानता है अच्छे तरीके से जी मुझे। और छोटा मोटा काम भी है तो उसके हवाले से भी जानते हैं। जी जी, जी राकेश जी से मेरा अनुरोध है कि अपना म्यूट हटा। जी जी, आप भी म्यूट हो गए हैं अब। राजेश जी, संजय जी आप भी म्यूट हुए हुए हैं। अच्छा, अब तो मेरा ऑन हो है। जाएगा, मेरा हो जाएगा। जी जी संदीप मेरी देवनानी आवाज आ रही है पब्लिक से। आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है, संदीप बिल्कुल आ रही ठीक है, बोलिए सर। ठीक है। अभी म्यूट हो रहा है। भाई साहब को नमस्कार। भाई साहब को है। नमस्कार नमस्कार यस, सब। नमस्कार यशवीर जी नमस्कार, मेरी नमस्कार। आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, आ जी रही है, जी आवाज आ रही है जी। साहब आपकी। जी सभी को। अच्छा, मैं अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं खटाना बुलेटिन के इस लाइव में। हमारे साथ जावेद राय जी हैं, जाने माने इतिहासकार, लेखक और दबे कुचले लोगों के लिए आप बड़े पैमाने पर वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश राणा जी जुड़े हैं, जो समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, गाजियाबाद में समाज डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और समाज शास्त्री हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। और मैं चाहता हूं कि धन्यवाद जब सर। तक भाटी जी जुड़े हैं तो एक बार कर पे अपना परिचय भी आप कर दें। मेरा परिचय सर बहुत छोटा सा है। मैं मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और यहाँ एनसीआर गाजियाबाद में एमएमएच कॉलेज में समाज शास्त्र का शिक्षक हूं। और समाज के लिए जो भी अकादमिक काम, छोटा मोटा रिसर्च का काम कर पाता हूं वो थोड़ा बहुत करता रहता हूं, लेखन का काम। यही मेरा सामान्य सा परिचय है सर। आज हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं कि वैसे तो जो हमारा टेक्नीशियन है, जो मैं स्टूडियो में बैठा हूं, आप देख रहे होंगे पीछे, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, ये हमारा स्टूडियो है। लेकिन इसमें क्या है, आज जो हमारे साथ जो बच्चा काम करता है उसके फोर फादर जो है वो हॉस्पिटल में है, डेंगू हो गया उन्हें।
तो वो मोबाइल से इसको टैकल कर रहा है। हेलो राकेश जी। जी 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 आपका कैमरे में कुछ दिक्कत है राकेश जी, आप देखो। कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें सर, मैं भी कर रहा हूँ बस। जी चलिए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। भाटी जी का परिचय करा दूं एक बार। आप जो हैं डॉक्टर यशवीर भाटी जी, जाने माने कवि, चिंतक और साधनारत रहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और गुर्जर समाज के लिए जो काम आपने किया है, गुर्जर समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपने बिना किसी लोभ लालच और बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के गुर्जर समाज को जगाने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। और अब इस भौतिक व्यवस्था में जो उम्र के पड़ाव के हिसाब से हो सकता है, उस पर भी तैयार रहते हैं। और सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यशवीर जी, मैं एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप अपना परिचय स्वयं कर दें तो ज्यादा अच्छा है। जरूर जरूर जरूर। मैं यशवीर भाटी, मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर में मेरा गांव है, लोहारली गांव पड़ता है। और इस एरिया को यदि गुर्जर बेल्ट कहा जाए तो एक भटनेर के नाम से जाना जाता है, भाटियों की नेर। और मैं सार्वजनिक जीवन में 11वीं क्लास में आ गया था। 11वीं क्लास में मुझे मध्यकालीन भारत का गुर्जर इतिहास पढ़ने को मिला और वहां से ये काया पलट होता है। और चलते चलते 1994 में 94 में वीर विजय सिंह पथिक जी, जो एक विचार की बहुत बड़ी विरासत है, जो हमारे ही समाज नहीं पूरे समस्त भारत और विश्व की एक ऐसी वैचारिक विरासत है, वो मेरे जीवन में 1994 में आ गई। फिर क्या था, तो फिर परिवर्तन लाजमी था। और 1995 में मैं सहारनपुर की जमीन पर गया। सहारनपुर की एक मैं ये कहूं कि मैं उस माटी को प्रणाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, सैल्यूट करता हूं। सहारनपुर में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं गांव गांव गया, मुजफ्फरनगर गया, हरिद्वार में गया, मेरठ गया, बुलंदशहर और होम डिस्ट्रिक्ट में भी काम किया। और पूरे भारत भर में भ्रमण के साथ साथ राही साहब मैं पुंछ तक गया हूं। अच्छा। जम्मू कश्मीर में आपके साथ साथ आप मेरे बहुत बड़ा मित्र हैं, मेरे बहुत अजीज हैं। वो अपने रशीद आजम इंकलाबी साहब, जो जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, अब से रिटायर हो गए हैं, वो मेरे बहुत पारिवारिक मित्र हैं। और मासद तसद्दीक हुसैन साहब, जो जम्मू कश्मीर में जाना माना नाम है, वो MLC रहे हैं और बहुत वैचारिक व्यक्ति हैं, वो मेरे फर्स्ट फ्रेंड हैं। मैं उनके घर गया हूं, वो मेरे घर आए हैं। और मसूद चौधरी साहब, जो इस पूरे भारत की एक ऐसी शख्सियत है। 1995 में वीर विजय सिंह पथिक जी की हमने पुण्यतिथि मनाई थी गेटनोडा में, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो सम्राट मीर भोज हो, गुर्जर इतिहास की बातें हो, सामाजिक ताने बाने की बात है, या जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य कैसे समाज को दिशा दी जा सकती है, तो मेरा तो ये हमेशा से रहा है। जैसे आपने कहा, ये मेरा धर्म है और ये मेरा कर्म भी है। और यही दायित्व है कि हम जब तक इस संसार में हैं, समाज के लिए जिएं और समाज के लिए कार्य करें। यही मेरा छोटा सा है। आज का जो विषय है हमारा, वो है कि आज गुर्जर समाज कहाँ खड़ा है। और मीडिया की भाषा में अगर बात करें तो किसी समाज को नापने के, समझने के, जानने के 6 बिंदु होते हैं। उस समाज का सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, धार्मिक आधार, राजनीतिक आधार, शैक्षिक आधार और नैतिक आधार। जो समाज सामाजिक स्तर पर जिसका पूरे देश में एक जैसा सम्मान हो, वो पास माना जाता है। जो सामाजिक आधार पर पास है, जो आर्थिक आधार पर पास है, जो धार्मिक आधार पर पास है, जो राजनीतिक आधार पर पास है, जो शैक्षिक और नैतिक आधार पर पास है, वो समाज स्वर्ण समाज माना जाता है इस देश में। जो इनमें 1-2 में फेल है, वो समाज पिछड़ा समाज माना जाता है। और जो इन सारे बिंदुओं पे फेल है अधिकतर, उसको हम SC में गिनते हैं, यानी कि दलित कहते हैं इस देश में। तो मैं आप लोगों से, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा आपका किसी का मोबाइल बहुत नजदीक रखा है जो आवाज कर रहा है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज का जो विषय है राई साहब,
जी। इन 6 के 6 बिंदुओं पे आप गुर्जर समाज को कहां खड़ा देख रहे हैं? देखें, जो गुर्जर समाज है वो उनकी नीटिंग, जो अंदर से नीटिंग है ना, इनकी आपस में जो जुड़ाव है, चाहे वो किसी भी धर्म से हों या किसी भी बैकग्राउंड से हों, एक माँ बाप की औलाद मानते हैं एक दूसरे को। मतलब जम्मू कश्मीर के गुर्जर या हरियाणा का गुर्जर हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, किसी भी प्रदेश से हो, एक जैसा समाज हम उसको मानते हैं। और दूसरे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं पूरे भारत के अंदर, हम उनको अपना जैसे एक ही ब्लड से हम मानते हैं। तो एक तो ये है कि भाई नीटेड है अंदर से, तो समाज नीटेड है। किसी ने पूछा कि गुजरों की आपस में कोई दो लोग आपस में बात कर रहे थे, गैर गुजर, उन्होंने कहा कि गुजरों की आपस में, एक ने कहा बनती नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर ना भी बने तो समाज के लिए इकट्ठे हैं ये, कि अपने समाज के लिए हर आदमी इकट्ठा है, मिल के काम करने वाला है। एक तो ये है आइडेंटिटी का जो इशू है ना, मेन आइडेंटिटी का इशू होता है कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है, शनाख्त है, जो अपना आप है, वो कैसे मनवाते हैं। तो उसमें जब आप मनवाने के लिए निकलते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें वो बाकी स्तर भी हैं, जिनके आप 6 स्तरों की बात की। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जाकर के 2000 के बाद जो नया एक सिलसिला शुरू है 21st सेंचुरी में, तो आपस में ज्यादा जागृति, ज्यादा जुड़ाव जो है वो पैदा हुआ है, और एक दूसरे की समझ पैदा हुई है कि हरियाणा में कौन लोग हैं, दिल्ली में कौन है, कहाँ कहाँ समाज हमारा फैला हुआ है। उससे पहले भी ऐसा नहीं है। 91 में जब हमें शेड्यूल ट्राइब मिला तो पूरे भारत के जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, गुजरों का इकट्ठा एक संघर्ष था ये, जिसमें कि हमें वहां पे रिकॉग्निशन मिली। और उसमें बहुत सारा जो जो देन है वो बाहर के हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी है। और राम प्रसाद खटाना जी जम्मू कश्मीर में गए, उन्होंने एक किताब लिखी, जिस किताब की वसातत से हमें जाना गया कि उन्होंने पीएचडी की और एक किताब लिखी जम्मू कश्मीर के गुजरों पे। मेरा ये मानना है कि 2-3 स्तर पे काम जो है वो होना चाहिए। एक तो ये है कि हम बहुत पीछे हैं कि हमने अपनी हिस्ट्री जो है खुद तो लिखी है, लेकिन किसी प्रोमिनेंट हिस्टोरियन से हिस्ट्री नहीं लिखवाई है। क्योंकि हिस्ट्री जब लिखी जाएगी, कोई प्रोमिनेंट हिस्टोरियन लिखेगा तो वो आपकी हिस्ट्री जो है उसको जो कैरिकुलम है उसके अंदर जगह मिलती है, सब जगह मिलती है। अब ये है कि एक अलग से बहुत सारे लोगों ने काम किया, कुछ ने आपके खिलाफ किया, कुछ ने आपके हक में किया। जिस आदमी ने सबसे ज्यादा गुर्जर हिस्ट्री को डिस्ट्रॉर्ट किया वो थे के.एम. मुंशी जी, जिन्होंने ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देशा लिखी। उनका मैंने वो एक छोटी सी किताब है 140 सफ़े की, तो वो जब मैंने पढ़ी तो उनका मतलब ही यही था कि उसको डिस्ट्रॉर्ट कैसे किया जाए हिस्ट्री को, गुर्जर हिस्ट्री को। और आज जो आप दिक्कत आ रही है ना गुर्जरों को अपनी हिस्ट्री के, बाहर के लोग वो बोलते हैं कि ये कोई इलाका था या वो था, तो वो सारा उसी का तैयार करता हुआ मवाद था जो कि उसमें आया। लेकिन मैं उसके साथ साथ पुरी जी ने जो हिस्ट्री है गुर्जर प्रतिहारा के ऊपर बनाई है, उसको गुर्जरों को खुद शाया करके बांटना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, क्योंकि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है गुर्जर प्रतिहारा पे, और जो एक लिंक करता है गुर्जर प्रतिहारा को पूरे सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में, और कैसे वो साबित करता है कि जहां जहां गुर्जर प्रतिहारा की हुकूमतें थी वहां वहां गुर्जर हैं। और उसने ये साबित किया कि हिस्ट्री के बहुत सारे, मतलब उसी जगह को जिसको आप कहते थे ग्रेटर गुजरात है, उसी को राजपूताना कहते थे जब राजपूत आ गए। तो मतलब ये चीजें, जम्मू कश्मीर को डुग्गर देश कहते हैं, मतलब है तो जम्मू कश्मीर नाम इसका, लेकिन जितनी भी हिस्ट्रीज हैं लिखवाई गई हैं डोगरू ने, उन्होंने लिखा है डुग्गर देश। और डुग्गर देश के ऊपर और डोगरा समाज और डोगरा ये और अस डोगरे आखने शाने कने, वो हमें भी डोगरा गिनते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि आप भी डोगरे हो। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि उन्होंने ना सिर्फ अपना डोगरा जो उनकी आइडेंटिटी है उसके साथ इलाके को भी जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि जब कोई भी शासक आता है तो वो इलाके को अपने तरीके से जोड़ता है, वो उसका इलाका उसके नाम से पहचाना जाता है। आज के संदर्भ में नहीं देखें इसको,
इसको सैकड़ों साल पहले सिंध से लेके गुजरात तक ग्रेटर गुजरात था, जिसपे आपको गुजर देश बोलते थे। गुजर देश इसलिए कि गुजरों का देश था। वो इस चीज से भी साबित होता है कि इनकी जुबान थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा आप उसमें इलाकाई रंग डालते जाएं तो सिंध से लेके गुजरात तक एक ही जुबान बोली जाती है, जिसकी बाद में उर्दू भी बनी, हिंदी भी बनी, जो मर्जी बना लो, लेकिन है तो गुजरों की जुबान है। गुजराती क्या है? गुर्जर भाषा है। आप जब उसकी हिस्ट्री देखेंगे, राजस्थानी क्या है? मारो गुर्जर भाषा है। हरियाणवी क्या है? ये सब गुर्जर भाषा से निकली हुई जुबानें बाद में, क्योंकि लोग आए और इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर लोग आगे बसे, लेकिन है तो हमारी जुबान है ना, वही जुबान जो है वो चल रही है, उनका कल्चर चल रहा है। गुजरों के नाम पे सिंध से लेके गुजरात तक पूरे इलाके हैं। वो तो हमारे कश्मीर के एक इलाके को गुजरात बोला जाता है। ये गुजरांवाला, गुजरात, ये सब डिस्ट्रिक्ट और वो वहां तक, तो मतलब गुजर जहां भी रहता है वहां अपने नाम से जगह का नाम रखता है। अगर इकट्ठे रहते हैं, मतलब बहुत सारी कास्ट इकट्ठी रहती हैं, क्लैंस इकट्ठे रहते हैं, तो उसको जगह को नाम गुजर के नाम पे डालते हैं। अगर वो अकेले रहते हैं तो वो अपनी जो जाति है, मतलब क्लैन है, उसके नाम से जाते हैं। जैसे खारियां, जैसे प्लेसरा, इस तरह के बहुत गेगियां, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी तहसीलें हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी है। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है कि जिसको आप कहेंगे कि गुजर समाज गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक एक है। इस पे काफी काम हुआ है। हालांकि बहुत सारा काम करने की जरूरत है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो उठ रही हैं, इनका जवाब देने की जरूरत है। जवाब लाठी से नहीं देना है, जवाब तो लिख के देना है ना, लिख के देना है। हम तो कहते हैं कि लिखने पे और लिखे पढ़े लोग अगर आगे आएंगे, लाठबाजी से कोई चीजें हल हो सकती हैं, लेकिन सारी चीजें लाठबाजी से हल नहीं होती हैं। दिमाग की लाठबाजी चलती है। नया समाज है, नया बहुत सुंदर जो है विचार। हमारे साथ यशवीर भाटी जी हैं। मैं अभी आता हूं आपके पास जावेद जी। हमारे साथ भाटी जी हैं, यशवीर भाटी जी। आप एनसीआर में रहते हैं और बड़े नजदीक से इसको देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, गुर्जर समाज देश की आजादी के बाद जो तरक्की करनी चाहिए थी, या मैं सीधे सीधे कहूं, आज आप गुर्जर को कहां खड़ा पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आज जो है दो बात महत्वपूर्ण है। एक तो शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है, जयंती है, और एक और बड़ी विरासत है, मोहम्मद साहब का भी आज जो है जन्म दिवस है जी। तो जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो उनके लिए, और जबकि हम बहुत सारे मजहब, बहुत सारी भाषा, बहुत सारे प्रांत, बहुत सारी जातियों का एक गुलदस्ता है, तो हमें सबके सम्मान के साथ, तो सबसे पहले तो आज विशेष दिन ये हो जाता है। और जो आज आपने ये जो शुरुआत की है खटाना बुलेटिन के पैटर्न पर लाइव वैचारिक जो बदलाव के लिए गुर्जर समाज के लिए, तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो मुझे विषय दिया है कि आप दिल्ली एनसीआर और राजधानी के नजदीक रहते हैं, इसको आप आजादी आंदोलन के बाद और वर्तमान में आप गुर्जर कम्युनिटी को किस तरह से देखते हैं, और तरक्की और ज्यादा होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा हो सकती थी, हम थोड़ा जो है सीमित दायरे में हम तरक्की कर पाए हैं। तो ये मैं आपको इसमें इतना ही बताना चाहता हूं कि अभी जावेद साहब ने जो बात अकल की लटकी कही, तो हम लोग इतिहास में जब जाते हैं तो हमारे जो राज्य हैं वो ताकत के बल पर हैं, कि जब राजा बनता था या तो रानी की कोख से या बाहुबल से, तलवार से। आजादी के बाद जो लंबी फेरिस्त है, मैं इतिहास में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, आजादी के बाद बहुत सूरत बदली है देश की, दुनिया की सूरत बदली है। खासतौर से भारत की एक शानदार संविधान है, सबके लिए एक उसमें मौलिक अधिकार हैं, हमारे कानून है, और एजुकेशन आई है। तो हम लोग क्या हुआ है, सबसे जो गड़बड़ है
या हम इसको ये कहेंगे कि समाज ने उसको नहीं अपनाया। हम लोग आज भी बदलना चाहते हैं, वही जो फोर्स से, ताकत से, और ताकत है केवल या तो बाहुबल की, या जो है मतलब अपनी जो है शारीरिक ताकत से हम स्थापित करना चाहते हैं अपनी शक्ति को, अपने विकास को, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अब हमारा देश भी बदला है, सारा जमाना बदला है, दुनिया बदली है। जब हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो वैसी ही हमारी स्थिति और परिस्थिति हो जाएगी। जब हमारी दिशा गड़बड़ है तो दशा इसलिए गड़बड़ है। तो उसमें हुआ क्या है, देखिए, जब हम आंदोलनों का जिक्र करते हैं, इस एनसीआर में भी या तमाम भारत में, यदि हम आंदोलनों का जिक्र करते हैं और आगे बढ़ने का हम जब जिक्र करते हैं या पढ़ते हैं, या हम आंदोलन में होते हैं या आंदोलनों को हम समझते हैं, तो 3 मैं उदाहरण आपको दूंगा। शहीद आजम भगत सिंह ने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों में, दिल की डायरी में लिखा है, कहा है कि गोली और बारूद इंकलाब नहीं लाते, जबकि क्रांति की तलवार विचार की सांस पर तेज होती है। अब उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो फोर्स का है, गोली का है, बारूद है, लेकिन वो विचार की बात करता है। तो यहां पर हमें भगत सिंह को के विचार को और उस विचार को अपनाना चाहिए जिससे हम बदलाव ला सकें। कोई चीज से हम वंचित हैं, हम अधिकारों से वंचित हैं, हम बाकी चीजों से वंचित हैं। हम, जैसे जावेद साहब ने कहा कि हम इतिहास को उस पटल पे हम जो है उसको जबरदस्ती का काम कर रहे हैं, हमें जबकि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसको संकलित करना चाहिए। और अदर कम्युनिटी के लोगों से, जो हिस्टोरियन है, जो दुनिया के माने हुए हिस्टोरियन है, उनसे हम जो है टाई अप करके अपने इतिहास को बढ़िया बना सकते हैं और सही मायने में उसको पुख्ता कर सकते हैं। और 2 उदाहरण है बारडोली का और बिजौलिया का। वीर विजय सिंह पथिक जी सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं, भगत सिंह को ट्रेनिंग देने वाले हैं। इन तमाम क्रांतिकारियों के, राज बिहार बोस के जो है, जो हम विजय सिंह पथिक जी से हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं उन उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, इसको यही मैं आपको बताऊंगा, केवल उनको लेके आता हूं। बिजौलिया पर वो क्रांति का व्यक्ति, हथियार का, गोली बारूद का व्यक्ति, वो आंदोलन में, बिजौलिया में आंदोलन करता है किसानों के लिए, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह करता है। तो वीर विजय सिंह पथिक इस दुनिया में सत्याग्रह और असहयोग के जनक है, खुद गांधी जी ने स्वीकार किया है। तो जब जो हिंसात्मक आंदोलन था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत था, मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन क्रांति के विचारधारा के लोग, गोली और बारूद के लोग जब असहयोग और सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसमें 3.25 वर्ष जो है उसमें लगे हैं और 80 प्रकार के टैक्स से अंग्रेजों से मुक्ति पाई है। जी भाटी जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, आप थोड़ा अपनी आवाज को नजदीक करें या थोड़ा ठीक करें। तब तक मैं राकेश जी से मुखातिब होना चाहता हूँ। राणा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी सर, मेरी आवाज आ रही सर? आई एम ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। राकेश जी, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं। मैं अपने बिंदुओं को दोबारा एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी भी कौम, समाज, व्यक्ति को जानने के लिए 6 बिंदु होते हैं: सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक और नैतिक। या यूं कहिए, अगर बिल्कुल वो जो गुजरों वाली भाषा में, जैसे जावेद भाई कह रहे हैं कि कार, अगर कोई कार है, कार में 4 पहिए हैं, एक सामाजिक, एक धार्मिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। और उस कार का जो स्टीयरिंग है वो है शिक्षा, और उस कार के जो ब्रेक हैं वो है नैतिकता। अगर समाज में नैतिकता नहीं है जावेद जी, तो वो कार रुकेगी नहीं, किसी को मार देगी। और शिक्षा नहीं है, स्टीयरिंग नहीं है, तो चल नहीं पाएगी। इंजन होगा, तेल होगा, ब्रेक भी होंगे, लेकिन स्टीयरिंग नहीं होगा तो सीधे नहीं जा पाएगी, गलत दिशा में चली जाएगी। और चारों पहिए जो हो गए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, उनमें से एक में भी अगर हवा नहीं होगी तो भी वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो मेरा सवाल यह है कि गुर्जर समाज
पहले बहुत बलिदानी समाज रहा है, पूरी दुनिया जान गई है, लेकिन मौजूदा समय में गुर्जर समाज डॉक्टर साहब कहां खड़ा देख रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब। जी खटाना साहब, इस विषय पर बहुत संतुलित ढंग से आदरणीय राही साहब ने जो बात रखी है, मैं उसी बात में अपनी बात को शुमार करते हुए बातचीत शुरू करता हूँ। जी। समाज आज जहाँ जिस स्थिति में खड़ा है, इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं, और उन सारे कारणों के पीछे हमारे समाज की लीडरशिप है, नेतृत्व है। कहीं ना कहीं जो एक विजनरी लीडरशिप होती है, वो अपने समाज को आगे ले जाने का एक रास्ता बनाती है, उसका अभाव हमारे पास निरंतर बना रहा। और आज जिस तरह की स्थितियां दिखाई देती है कि हम सड़कों पर प्रदर्शन, लड़ाइयां करते एक हमारी अलग ढंग की पहचान बन रही है, और हम हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारा आरक्षण आंदोलन था, चाहे वो हमारा और दूसरी तरह का आंदोलन था, या अब मीर भोज का प्रकरण चल रहा है, या और तमाम तरह के संघर्ष जिनमें हम लगातार लगे हुए हैं, हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे लीडरशिप का वो क्राइसिस है जिस पर हम बातचीत कम करते हैं। और आजादी के दौरान या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब दुनिया संघर्ष कर रही थी, और आजादी के कुछ दशकों बाद तक हमारे समाज के पास जो लीडरशिप थी वो घराना राजनीति थी। कुछ घराने थे राजनीति में, वो अपने ढंग से मुखियागिरी के तहत समाज को अपने ढंग से चलाते थे, जहां चाहते थे वहां जोड़ देते थे, और समाज की एक उस तरह की मुकम्मल पहचान बनने में समय लगा। या अभी भी हम उसके क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, बनाने की तरफ खटपटाहट में, क्योंकि लीडरशिप ने उस काम को बेहतर ढंग से नहीं संभाला। लेकिन आजादी के बाद जैसे देश बदला, संवैधानिक अभ्यास शुरू हुए, है ना, नई यूथ की लीडरशिप ट्रेनिंग से आम घरों से आई भी, तो वो बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बना पाई, क्योंकि घराना राजनीति उन घरानों से निकलकर पेड पॉलिटिक्स में एंटर कर गई। अब जो पैसे वाले घर हैं या जो पैसे वाले नेता हैं, वो राजनीति में सक्रिय हैं समाज के, और वो समाज के लिए राजनीति कम करते हैं, वो अपने बिजनेस के लिए राजनीति करते हैं, या अपने कारोबारों को प्रोटेक्ट करने के लिए राजनीति करते हैं। उन्हें समाज की इज्जत बेइज्जत या समाज की प्रतिष्ठा से या समाज के संघर्षों से उतना ज्यादा लेना देना नहीं होता। वो पार्टी में अपने स्पेस के लिए ही छटपटा रहे हैं, अपना स्पेस बनाने के लिए ही वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो समाज को एक पहचान दिलाने वाली जो बात है, वो हमारी लीडरशिप उस दिशा में कहीं बढ़ती नहीं दिख रही है। जो आम घरों से यंग लीडरशिप आ रही है, उसके पास आज की राजनीति के जो जरूरी संसाधन है, पैसे हैं, समय है, उतना नहीं दिखता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये दिखता है कि इससे पूरा समाज कंफ्यूज है, क्योंकि हमारी लीडरशिप कंफ्यूज है, हमारी लीडरशिप के पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है, तो पूरा समाज कंफ्यूज है। क्योंकि जब आपका नेतृत्वकर्ता, आपका लीडर स्पष्ट नहीं है, तो समाज की ना समझ बनती, ना कोई विचारधारा बनती, ना वो किसी विचार के साथ प्रतिबद्धता रखने की स्थिति में रहता। उसके सबसे बड़े प्रमाण ये हैं, अगर आप देखोगे उसमें हम और आप जैसे जो तथाकथित लिबरल लोग हैं, या मतलब जैसे भी हैं, वो भी उसमें कंफ्यूज हैं। मैं इंक्लूडिंग अपने आप को भी उसमें पाता हूं कि कंफ्यूज कैसे हैं। एक तरफ समाज संघर्ष करता है और अपना आइकन बताता है कि हम मीर भोज के वंशज हैं, हमारा साम्राज्य रहा है। अगले दिन आप कहते हैं हमें एसटी का दर्जा चाहिए। इसी तरह से आप पूरी एक अपनी कहानी घड़ते हैं, अपना इतिहास बताते हैं कि 1857 हमने लड़ा और देश को आजाद हमने कराया,
उसके बदले में हमें डीटी घुमंतु जाति का प्रमाण पत्र चाहिए कि हम 1857 के कारण सड़कों पर आ गए। कितना कंफ्यूजिंग है। एक तरफ आप मीर भोज हैं, एसटी का दर्जा मांग रहे हैं, 1857 आपने लड़ा, देश आजाद आपने करा, उसके लिए आपको घुमंती जाति के प्रमाण पत्र का आप दावा कर रहे हैं। तीसरा कंफ्यूजन देखिए, एक तरफ आप कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, है ना, आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, है ना, एक ऐसी विचारधाराओं के साथ प्रतिबद्धता आपका समाज शो करता है, और दूसरी तरफ आप गुजर इंटरनेशनल डे मनाते हैं और कहते हैं कश्मीर कन्याकुमारी पाकिस्तान तक गुजर है, हिंदू मुसलमान सिख सब गुजर है। मतलब कितने जबरदस्त कंफ्यूजन और क्राइसिस में समाज है और समाज का लीडर है। और आप और हम सब भी उन आयोजनों में, उन अंतरराष्ट्रीय दिवसों में जाते हैं जो कट्टरता के साथ पीछे झंडा लगा के और वो पूरे आइकन सिंबल हिस्टोरिकल लगा के मनाए जाते हैं, है ना। यानी कि और एक इसी तरह से एक ताजा उदाहरण देखिए, आपको सत्ता में भागीदारी चाहिए, पहचान क्या बना रहे हैं आप संसद में अपनी, वही जो आपकी बनी बनाई है, आप गाली देते हैं संसद में खड़े होकर। मतलब सत्ता में भागीदारी चाहिए, आप संसद में पहुंचेंगे और आप उन अभ्यासों में कोई रुचि नहीं रखते जो एक संसदीय भाषा, जो एक तरक्की का एक पूरा तगाजा होता है, जिस सोफिस्टिकेटेड चेहरे के साथ लीडरशिप आज के उदारीकरण के दौर में लिबरल फेज में दुनिया में जारी है, उन चीजों के लिए आप आज भी तैयार नहीं है। कैसे आपकी पिक्चर बदलेगी, कैसे आपकी पहचान बदलेगी, कैसे आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी समाज में? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दशा दिशा की बात है उसके लिए हमारा लीडरशिप जिम्मेदार है, हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद भी स्पष्ट नहीं है, और समाज के जितने संगठन हैं, जितने वैचारिक गुट हैं, है ना, वो सब इसी तरह से हवाई कंफ्यूजन में है ना। पूरे देश में 100-150 लोग होंगे, वहीं सब जगह हर तरह के लिबरल कट्टर तमाम बैनर्स में उपस्थित दिखेंगे आपको, है ना। उस तरह के जमीनी संगठनों का भारी अभाव है, कोई उस तरह के आइडियोलॉग आइकॉन हमारे पास नहीं है ना। हम कंफ्यूज हैं, हम इसी उसमें अपने संघर्ष और एनर्जी को निकाल दे रहे हैं कि हमारा आइकॉन वीर भोज सम्राट बने या कनिष्ठ बने, और तो सब आप अपनी झंडा लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे जब आप इतिहास में इतने कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप अतीत को इतिहास में कन्वर्ट कर रहे हैं, इतिहास को अतीत में ले जा रहे हैं, इस गड्ढमड में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतिहास का मतलब होता है उन सेलेक्टेड चीजों को कलेक्ट करके जो आपको प्रोग्रेस दें, उन चीजों की प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करें, ये इतिहास लेखन है। अगर हम इतिहास लेखन की इस राजनीति को नहीं समझते और इतिहास लेखन की शक्ति को नहीं समझते कि इतिहास देता क्या है, इतिहास बनता क्या है, इतिहास कोई अतीत का वो समंदर पूरा नहीं होता जिसमें आपकी अच्छी बुरी सारी चीजें समाहित हैं। उसमें बहुत सारी आपकी अच्छी चीजें भी हैं, बहुत सारी खराब चीजें भी हैं, लेकिन अच्छा इतिहास और इतिहास लेखन यही काम करता है कि उनमें से वो आपकी तरक्की की पसंद की चीजें कलेक्ट करता है और अपने समाज की एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करने के काम आता है, और समाज उसकी रोशनी में आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे इतिहासकार ना इस काम को करना चाहते, ना हम इस उद्यम में अपने आप को झोंकना चाहते, क्योंकि ये एक बहुत मेहनत का काम है। हमारी हर पीढ़ी एक ही काम कर रही है पिछले जब से आजाद हुआ देश, कि हर पीढ़ी एक किताब लिखती है गुजरों का संपूर्ण इतिहास, और आज तक किसी पीढ़ी ने वो संपूर्ण इतिहास लिखने में कोई कामयाबी हासिल नहीं की, क्योंकि उसमें हम उस तरह के प्रोग्रेसिव कंटेंट लाने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं। हम उस कट पेस्ट के मेथड पर जब तक चलते रहेंगे तो अपने इतिहास लेखन में उस तरह की एक अच्छी कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। मैं इस मंच के बहाने आदरणीय राही साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने एक रीजन को कितने मुकम्मल पहचान के साथ, एक हिम्मत के साथ अकादमिक क्षेत्र में भी एक पहचान दी है, और अपने समाज को एक तरक्की की दिशा देने में भी उन्होंने काम किया है। गुजरी भाषा पर उनका काम दुनिया में अद्वितीय है।
वो अपने आप में एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से उन्होंने गुजरी भाषा को लेकर काम किया है, कश्मीर के गुजरों को लेकर काम किया है, कश्मीर की गुजर ट्राइब्स को लेकर एक पूरा काम किया है। अगर इस तरह की पॉकेट बनाकर भी हम जिम्मेदारी से सब अपने अपने रीजन को लें और पूरी संपूर्ण इतिहास के चक्कर में ना पड़े, तो शायद समाज में कुछ ज्यादा बेहतर सार्थक कंट्रीब्यूशन कर सके। जी चलिए, अभी हमारे साथ भाटी जी हैं, उनकी बात अधूरी रह गई थी, मेरे ख्याल से सही तरीके से उनकी आवाज भी आ रही है, तो मैं आवाज आ रही है जी? अब आप भाटी जी, आपकी आवाज आ रही है ना? जी मुझे आ रही है, आप मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, अब आप अपनी बात पूरी रखिए। हाँ, उसमें सिर्फ डॉक्टर राकेश राणा जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से, जावेद राही साहब ने बहुत बेहतर तरीके से जो है अपनी बातों को रखा है सब, और विषयों को खास तौर से जो केंद्रित करके बात कही है, वही मैं लेके आ रहा हूं कि पथिक जी ने शांति प्रिय तरीके से, असहयोग से और सत्याग्रह से वो जो है फतेह की और किसानों को आजादी दिलाई। लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मुख्य एजेंडा बना। अब ऐसे ही बारडोली में पटेल साहब ने कहा भी अभी हमारे दोनों समाज के पुरोधा हैं वो। अब बात यहां पर आती है कि आज जो आंदोलन का हमारे लड़ने के तौर तरीके हैं वो एकदम इतने फॉरवर्ड हो गए हैं। देखिए, ये शब्द भी हम जैसों के लिए अपने जुबान से बोलना भी अमर्यादित सा लगता है। उनकी कार्यशैली जो राणा जी ने सब इंगित किया है कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और मैं तो यहां पर एक कदम और आगे बढ़ के कह रहा हूं कि सो कॉल्ड हिस्टोरियन, सो कॉल्ड मतलब इंटेलेक्चुअल्स और सो कॉल्ड पॉलिटिशियन, आम जनता को हम कैसे दोषी माने जब यही अपनी दिशा नहीं बना पाए। तो ये टोटली जो है फूवड़ता की तरफ हम बढ़ गए हैं, ना तो इतिहास संकलित कर पाए हैं, और हम जो बात मतलब जो है हमारी सारी मर्यादाएं तार तार जो हो रही हैं। अब आप ये देखिए कितने सलीके से इस भारत के संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में जो हमारा मौलिक अधिकार भी है, हम अपनी बात को कहने में सक्षम हैं। जब जनतंत्र है, गणतंत्र है, तो हम उस भाषा में क्यों बात नहीं करते? हम आंदोलन के शांति प्रिय तरीके से बात क्यों नहीं करते? तो सीधा सा मतलब यह है, ऐसे लोग सामाजिक सरोकार में फंस गए, मतलब घुस गए हैं, पत्नी के घुस गए हैं राजनीति में। ऐसे लोग घुस गए हैं जो आम समाज को पूरी तरह से एक तरह से इकट्ठा करके ऐसा झुंड बना लिया है, जब चाहे जो मर्जी चाहे, और सड़क पर उपद्रव किया जा रहा है। हम ना संसद में, भाटी जी आप एनसीआर में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं और आपको लोग सुनना पसंद करते हैं जी। एक छोटा सा सवाल आपसे है, आप बड़े तजुर्बेकार भी हैं और क्षेत्र में चूंकि दिल्ली में रहते हैं तो सब कुछ दिखता भी है जी। मेरा अलग से एक सवाल आपके लिए है जी। गुर्जर समाज के पास जो पुश्तैनी जमीनें हैं जी, उनका तो बहुत बड़ी संख्या पे बंटवारा हो गया जी बिल्कुल। और उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले साधन और संसाधन जी, पेट्रोल पंप हो, गैस की एजेंसियां हो, आयात निर्यात के लाइसेंस हो, खनन के पट्टे हो, पशुओं के परमिट हो, या अन्य जिस तरह के भी सरकारी साधन संसाधन हो सकते हैं जिनसे आदमी रोजगार वाला बनता है, व्यापारी बनता है, उद्योगपति बनता है जी। ऐसा क्या कारण रहा कि हम राजनीति में भी कामयाब नहीं हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल। और जो साधन संसाधन जो हमारे बाप दादा हमें जमीन देके गए, जो हमारी पुश्तैनी जमीन है जी, उसको बेचा हमने। देश के साधन संसाधनों तक भी हमारी पहुंच नहीं हो पाई। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, समझ। हमारी जो जमीन है, पहले तो मैं खटाना साहब आपको और बता दूं, खास तौर से जिला गौतम बुद्ध नगर में, एनसीआर में, इंक्लूडिंग एनसीआर, जमीन मोस्टली 70% जो गुजर है वो भूमिहीन हो गए हैं। सारी जमीनें जो है एक्वायर हो चुकी हैं, और पहले तो बहुत औने पौने दानों में जो है सरकारों ने ले ली थी, लेकिन बहुत चंद लोग हैं जिन्होंने उसको इस्टेब्लिशमेंट में या अपने विकास में लगाया है।
वो उन्होंने ना समझी में वो पैसा भी, वो चंद रुपए भी, वो भी गवा चुके हैं। और मेन कारण क्या रहा है कि समझ ना होने की वजह से, प्रोग्रेसिव सोच ना होने की वजह से उन्होंने वो पैसे या तो गाड़ियों में लगा दिए हैं, या अच्छे मकानों बनाने में लगा दिए हैं, या शादियों में लगा दिए हैं। और आज की स्थिति तो मैं यदि यहां से बैठ के ये भी कह दूं, कंपैरिजन बाकियों के जो बाहर से लोग आए हैं वो ज्यादा सरसब्ज हैं, वो ज्यादा मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। हम तो केवल स्थिति ये हो रही है, दरअसल रूह मतलब जबान भी हिलती है, कांपती है कि कैसे कहें, क्योंकि हम उस समाज का एक अभिन्न हिस्सा हैं। हम तो केवल ऐसी स्थिति हो रही है, हम तो खाली ढोल है और बज रहे हैं, बस हम आज आधारहीन होते जा रहे हैं जी। और धीरे धीरे जो स्थिति परिस्थिति है, सरकार और संसाधन में हिस्सेदारी ना होने की वजह या उनको हम सदुपयोग में ना लाने की वजह केवल हमारे पास विजन नहीं है, कोई हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन नहीं है और हर फील्ड में हम डिफीट खा रहे हैं, हर फील्ड में डिफीट खा रहे हैं। अब मैं यहां से इस लाइव से ये अपने समाज के लोगों को, खासतौर से नौजवान पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूं। एक तो अध्ययन से हम दूर हो रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, खासतौर से जो व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी को जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और अध्यापन बंद कर दिया है, उस ज्ञान की वजह से भी हम मारे जा रहे हैं। आपकी अपील लूंगा, वो सेकंड राउंड में लूंगा अपील आपकी। अभी मैं आना चाहता हूं भाई जावेद राय जी के पास। जावेद जी, आप लेखक हैं, चिंतक हैं, एक नेता, एक समाज सेवी, एक अध्यापक और एक लेखक में बड़ा अंतर होता है। लेखक एक अलग आईने से देखता है, पत्रकार एक अलग आईने से देखता है। मेरा एक सवाल आपसे है जी, क्या कोई व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी के सेकंड स्तर का पदाधिकारी हो, दो ही बड़े पद होते हैं, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरी आवाज आ रही है ना राय जी? जी बिल्कुल जी आ रही। किसी ऐसे राजनीतिक पद पे हो, राष्ट्रीय महासचिव हो या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति गुर्जर समाज का कोई या किसी अपने दूसरे समाज का संगठन का स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो क्या ऐसा व्यक्ति समाज के या पार्टी के दोनों के साथ न्याय कर सकता है? क्या कहेंगे आप? देखें, जो इशू उठाया है यशवीर भाटी जी ने और राकेश राणा जी ने खास तौर पे, जिस पे जिक्र किया है, और आपने जो ये उसके साथ जोड़ के बात की ही है, जो इशू इंटायर इंडिया में है, आपके साथ है, हमारे साथ है, सब जगह पे है कि जो लीडरशिप है उसका कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ वो जुड़ा हुआ है और वो समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो समाज को दूसरे नंबर पे रखता है और पार्टी को या आइडियोलॉजी को पहले नंबर पे रखता है। ये हमारा इशू है। खास तौर पे जो लोग ज्यादा ताकतवर हैं उनका ये इशू नहीं है, उनका इशू होता है अपना जो क्लास है, कास्ट है, उसको अव्वल पे रखते हैं, बाकियों को बाद में रखते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आखिर तक इसका जो है वो जवाब निकल के आ जाएगा। बुनियादी तौर पे हम क्यों सोशल पॉलिटिकल लीडरशिप पे ही डिपेंडेंट हैं? क्योंकि हम उसी को सारा कुछ मानते हैं। बल्कि जिन भी कम्युनिटीज ने असर्ट किया है, आगे बढ़े, बुनियादी तौर पे पॉलिटिक्स जो है वो एक टूल है, बेसिक आइडियोलॉजी है पीछे कि आप किस आइडियोलॉजी के साथ हैं या आपकी क्या आइडियोलॉजी है। क्या आप दूसरे लोगों को साथ रख के आप ताकत पे कब्जा कर सकते हैं? क्योंकि मसल से तो कर नहीं सकते, करना तो वोट से ही है, और वोट आपका गिना चुना है, हर एक का गिना चुना है। ये नहीं है कि भाई जो इस वक्त इक्तदार के सबसे ऊपर लाइन में बैठे हुए हैं सबके अगर आप वोट गिनना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान में उतने वोट नहीं है उनके कि वो वहां बैठे।
क्योंकि वो एक विचारधारा के साथ या एक खुद की उसकी विचारधारा है, उसके तहत वो चल रहा है। हमारा ये मानना है कि अगर गुजर अपने साथ पॉलिटिकल लीडरशिप को एक तरफ रखे, उनको पता है कि उनकी कुछ अपनी परेशानियां मजबूरियां हैं, एक सोशल लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है विद इन दी कम्युनिटी, कि सोसाइटी अपने तरीके से एक लीडरशिप चलाए जो कि पॉलिटिक्स से दूर हो और अपनी कम्युनिटी के लिए एक लीडरशिप हो, जिसका के तजर्बा बहुत सारी और जो लोग हैं उन्होंने किया है। तीसरा है कि भाई आप सारी चीजें जो है ना वो लिखत से चलती हैं, ठीक है ना, एक जुमले से चलती हैं, एक वाक से चलती हैं, एक आइडियोलॉजी से चलती हैं, और आपने उस पर काम करना है, आपने रिटर्न में काम करना है। मैं आपको बताऊं कि 2006-07 में जब राजस्थान में मूवमेंट हुई और जब वो मूवमेंट बाद में बैठ गई, तो मैं गया वहां पे 15 दिन के टूर के ऊपर, और मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो करंट काउंटर पे है, गुजर्स ऑफ राजस्थान एंड एसटी स्टेटस। मैंने उनको जो क्वेश्चन पूछे, तो मैंने उनको पूछा कि आप कभी होम मिनिस्टर से मिले कि भाई हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए? उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि कभी आप ट्राइबल या सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से कभी मिले? कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप चीफ मिनिस्टर से कभी मिले कि हमारी सिफारिश कर दीजिए? कहा नहीं। तो मैंने कहा एकदम से आपने लट कैसे उठा ली? मैं आपको बोलूं, जम्मू कश्मीर के अंदर हम रहते हैं, यहाँ कश्मीरी एक मेन कम्युनिटी है, डोगरा दूसरे नंबर पे, गुज्जर तीसरे नंबर पे। अगर नंबर्स की बात की जाए तो उन लोगों के काम करने का अपना तरीका है कश्मीरियों का। तो उनसे हमारे लोगों ने सीखा कि पहले आपको फ्रेंड्स ऑफ गुज्जर्स पैदा करने हैं, कि गुज्जरों के दोस्त कौन कौन है, मतलब क्या गुज्जरों का दोस्त, कुछ लीडरशिप, कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कम्युनिटी के नहीं है लेकिन वो आपके हमदर्द हैं। तो फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि टॉप लीडरशिप ऑफ दिल्ली को वहां पे हमने अपने दोस्तों के श्रेणी में लाया। हमारे लीडर गए, वो उनसे मिले, उधर से मिले, यहाँ से मिले। तो जो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप में थे, चाहे वो, मैं आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज भी आपके जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जितनी अच्छी बातें गुजरों के बारे में कही हैं, आपके होम मिनिस्टर जितना अच्छा गुजरों को जानते हैं, सारा सिस्टम आपको जानता है, लेकिन क्योंकि आप खुद ही नहीं जानते, खुद ही नहीं जाना चाहते, खुद ही नहीं मिलना चाहते, मतलब आप अपने ही घर में एक बहुत बड़ी लीडरशिप बन के बैठे हुए हैं खुद को। मैं ये कह रहा हूं, जो आदमी पावर के अंदर है उसके पास आपको पहुंचना है, अपनी बात करनी है, नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप ने करनी है। पॉलिटिकल लीडरशिप को साइड रखें आप 2 मिनट के लिए, आप नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप को इमर्ज करें। जम्मू कश्मीर में वो इमर्ज हुई। आपको मसूद चौधरी साहब नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप में आते हैं। बहुत सारे लोगों का मैं नाम बता सकता हूं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं बिलोंग करते, वो अपनी कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते हैं। तो वंस ये चीज समझ में आ जाए कि हमें एक सोशल लीडरशिप जो है वो उभारनी है अपने पूरा इंडिया लेवल पे, या कम से कम एटलीस्ट स्टेट लेवल्स पे ये उभारनी है। फिर हमने आइडेंटिफाई करने हमारे दोस्त कौन है, विद इन दी स्टेट्स हमारे दोस्त कौन है, विद इन दी आउटसाइड दी स्टेट हमारे कौन है, नेशनल लेवल पे हमारे कौन है, उनको जोड़ना है। नंबर 3 ये कि एक पूरे तरीके से काम करना है। ये जो राकेश राणा जी ने बोला कि एट ए टाइम आप एसटीवी मांग रहे हैं और उधर से आप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारा राजा था। हम पेस्टोरल कम्युनिटी हैं। उस वक्त जिस वक्त हमने हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर हम हुकूमतें कर रहे थे, तो हम उस वक्त जो क्षत्रिय समाज था हिंदू में, उसके पास 2 चीजें थी। एक धन क्या था? माल का धन, क्योंकि आप रूल तभी कर सकते हैं जब आपके पास घोड़े हों बहुत सारे, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों। तो हम एक पेस्टोरल राजे थे, तब के सारे ही राजे पेस्टोरल थे। आज जैसे थोड़ा था कि भाई वो आगे, या 10वीं सदी के बाद जब तोप आ गई, बाबर आ गया, वो आ गया तो कुछ और टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन उससे पहले हम पेस्टोरल राजे थे। हम माल की भी रक्षा कर रहे थे, हम माल भी हमारा था, जमीनें भी हमारी थी, और हमने अपनी जमीन को डिफेंड किया। हमारे अंदर वो डिफेंस का लाइन अभी भी है। मेरा ये कहना है कि शर्माना क्यों कि हम पेस्टोरल
राजे थे, हम क्षत्रिय राजे थे जिनके पास गांव धन था, जिनके पास दूसरा माल था, और वो अपने इलाके की रक्षा करते थे, वो भी उसी तरह जिस तरह से पुराने वक्तों में रक्षा की जाती थी। ठीक है। और ये कहना कि मैं समझता हूं कि एसटी का जहां तक 1857 की बात है, जो फर्स्ट हमारी आजादी की जंग हुई है, या उसके बाद जो हमें क्रिमिनल ट्राइब का टैग लगाया है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर अंग्रेज ने, तो उसके बाद आपका कोई दिल्ली में नहीं था हमदर्द, वरना आपके साथ के सारे लोग जो हैं वो एसटी में आ गए हैं। मैं आपको बहुत सारी लिस्टें, 700 की लिस्टें बताता हूं, उसमें वो भी थे जो राज कर रहे थे, किसी टाइम किसी जगह के राजे थे, लेकिन पिछड़ गए थे ना, पीछे चले गए थे। हमें जब मुगल आए या जो बाहर से इन्वेजन आया, इन्वेजन क्यों आया? क्योंकि चौहान ने कहा मुझे अलग कर दो, चंदेल ने कहा मुझे अलग कर दो, सोलंकी ने कहा मुझे अलग कर दो, क्योंकि गुजरों के अंदर खुद की फूट पड़ गई, तो इन्होंने अलग अलग करवाया ना, तो बाहर से आने वाला इजीली आ गया अंदर। ठीक है। और जब अंदर आया तो उसने हमें पुश किया, यहां तक पुश किया कि कुछ गुजरों ने अपने आप को गुजर कहना ही छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, हम चौहान हैं, हम चंदेल हैं, हम वो नहीं है। बाद में तो राजपूत तो 16वीं सदी के बाद की एक आइडेंटिटी है, वो भी मुगलों ने ज्यादा कंस्ट्रक्ट की है, क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं कहना चाहते थे हिंदू को, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम हो जाता था, तो उन्होंने राजपूत कहना शुरू किया। तो ये एक लंबी हिस्ट्री है, राजपूताना क्या है, राजपुत्रा क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने फ्रेंड्स पैदा करने। इरफान हबीब इंडिया का सबसे बड़ा हिस्टोरियन, जाटों के ऊपर आर्टिकल लिखता है, किताब लिखता है। उसके बाद कालिका रंजन जो है बहुत बड़े हिस्टोरियन इंडिया के, उससे जाटू ने हिस्ट्री लिखवाई अपनी। आपकी तो इतनी बड़ी मतलब सेलिब्रेटेड हिस्ट्री है, लेकिन किसी बंदे ने, आपने सिवाय पुरी ने तो पीएचडी की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे गुर्जर प्रतिहारा पे लिखा। और एक मतलब एक हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है और एंड होती है आज तक, वो नहीं आप लिखवा पाए। इतना पैसा, इतनी खुद लिखते हैं, मतलब जावेद राय भी कोशिश करता है कि मैं खुद अपनी हिस्ट्री लिखूं। आपकी हिस्ट्री को कौन मानता है? जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, हमने बोला जी ये हमारी हिस्ट्री है, कहते हैं यार किसी हिस्टोरियन ने तो लिखी नहीं है, ये तो आप खुद ही लिखते हैं, ये तो आपकी फोक हिस्ट्री है, फोक। वो कहते हैं कि मतलब बिलीवेबल नहीं है। और फिर आपकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए हिस्ट्रियां लिखी गई, और आप उनको मानते हैं जी, के एम मुंशी को मानते हैं बहुत अच्छा, और उसने खराब किया, जो खराबी जो आज आप देख रहे हैं ना, खराबी जो रोज लड़ाई लगी होती है, ये के एम मुंशी की एक हिस्ट्री है जिसमें वो फेल हो गया, जिसको बाद में जो पूरी है ना, उसने कहा कि ये नहीं है गुजर प्रतिहारा में, उसने कहा कि ये गलत थ्योरी लेके आ गया। मेरा अब ये कहना है कि कंपोनेंट है सोसाइटी के, पॉलिटिक्स ऑल कंपोनेंट नहीं है। सारा कुछ हिस्ट्री, सब कुछ को आप पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़ें, मतलब कि आप उसके दूसरे नंबर पे काम करें, उनको रहने दें जो वो कर रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में ये वाला पार्ट छोड़ दिया हुआ है। आपको जो भी करना है, आपको किताब से करना है, किताब भी किसी से लिखवानी है कि भाई हाँ आप लिखिए हमारी हिस्ट्री। अगर आपको अंग्रेजों का आप देखो 200 साल के जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कंपनी सरकार के हों, चाहे ये इनके हों, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के किसी पार्ट पे चले जाएंगे आपने, उन्होंने गुजरों के बारे में लिखा है, ये कैसे है, मतलब कोई बंदा, कोई चीज, कोई स्टेट, क्योंकि वो एक ही काम कर रहे थे, अपने सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे थे, आप वही इकट्ठा नहीं करवा सके कि अंग्रेजों ने हमारे बारे में क्या लिखा। और कोई शर्म की बात नहीं, हम पेस्टोरल कम्युनिटी हैं, हमारे पास माल भी है, हमारे पास जमीनें भी हैं, हम एग्रेरियन भी हैं, एग्रो पेस्टोरल हैं, उसमें कोई नहीं है, और हम एसटी भी डिजर्व करते हैं। जब हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं, हिमाचल वाला अगर करता है तो उत्तराखंड वाला क्यों नहीं करता, हरियाणा वाला क्यों नहीं करता? तीसरा ये है मेरा कहना कि कंपोनेंट है जिसमें लैंग्वेज है। मैं नहीं समझता, जब मैंने 2011 का सेंसस पढ़ा कि पूरे इंडिया में इतने गुजर हैं, गोजरी जुबान लिखवाओ ना अपनी, नहीं लिखवाते, कोई नहीं लिखवाता, हिंदी लिखवाते हैं, मतलब गोजरी बोलते हैं, हिंदी लिखवाते हैं, पता नहीं क्यों लिखवाते हैं। ठीक है ना? अब अगर आप गोजरी लिखवा दे गुजर, तो आपकी तो सेंसस ऐसे ही हो जाएगी। मतलब आप कहते हैं ना हमारी सेंसस कराओ पास्ट की,
आप बोलेंगे गुज्जर गोजरी बोलता है, वो बोलेगा मेरी भाषा गोजरी है, तो सेंसिस तो हो गई ना आपकी, किस गांव में कितने हैं। हमारी यहाँ पे एक इन्होंने क्या किया, सेंसिस खराब किया हमारा J&K के अंदर, तो उन्होंने सेंसिस खराब किया तो हमने जुबान से निकाल लिया कि आप ये क्या बोल रहे हैं। एक जगह आप बोल रहे हैं 50% आप गोजरी जुबान बोलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, तो आप जब एसटी में डालते हैं तो आप 40% कैसे कर देते हैं, 10% किधर गया। जाहिर है मतलब कि लैंग्वेज एक कंपोनेंट है, कल्चर एक कंपोनेंट है, हिस्ट्री एक कंपोनेंट है। हिस्ट्री एक कंपोनेंट है, ज्यादा बड़ा कंपोनेंट नहीं है। अगर आप नहीं भी बोलेंगे यार पिदरम सुल्तान बुद्ध हमारा बाप बादशाह था, नहीं भी बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप आज तो बोलो ना। और कनेक्टिंग हिस्ट्री जो है, आपका कौन सा म्यूजियम है इंडिया में इतनी बड़ी। आप जब दिल्ली में कोई म्यूजियम बनाएंगे गुजरों का, जिसमें आप कनेक्ट करेंगे आज तक की हिस्ट्री को पिछली हिस्ट्री के साथ, किसी को लाएंगे उसको बताएंगे, उसके दिमाग में विजुअल रहेगा कि हाँ ये लोग हैं, ये जो क्या कहते हैं मेर भोज है, ये इनका है, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये इनका है। तो आपने आज शुरू किया सिर्फ वहां पे मूर्तियां लगाने से, तो वो कनेक्ट नहीं ना करता। आपको कनेक्ट करना है सारी चीजों को। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा आपको अपनी आइडियोलॉजी पे काम करना, अपने फ्रेंड्स पैदा करने हैं हर जगह पे, जो फ्रेंड्स हैं उनको लाना है, और फ्रेंड्स ऑफ गुज्जर्स एक सोसाइटी टाइप की कंस्ट्रक्ट करवानी है, जिसमें आपके जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, सब हैं। आपको जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ना है। जम्मू कश्मीर के गुजरों की कुर्बानियां क्या हैं इंडिया के लिए, पूरे इंडिया की कुर्बानियां क्या हैं गुजरों की, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा करके समाज के लिए काम करना है। मेरा तो ये मानना जी। चलिए, मैं राणा जी से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरी पड़ाव पे हमें 1 घंटा होने वाला है हमारे लाइव को, ये पहली प्रैक्टिस है, दोबारा हम इसमें आपके साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, अब मेरा सवाल ना हो कि मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो गुर्जर समाज है, चूंकि आप भले प्रोफेसर हो, कुछ भी हैं, गुरु की श्रेणी में तो सभी आते हैं, एक अध्यापक हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप गुर्जर युवाओं से? सर, युवाओं से मेरी अपील यही है सर, जो अभी राही साहब ने कुछ चीजें हमें डायरेक्शन देने की कोशिश की है कि हम लोगों को अपने हिस्ट्री को कैसे हम रीराइट कर सकते हैं, कैसे हम किसी बड़े हिस्टोरियन से लिखवाकर उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। हर गुजर लिख रहा है, हम भी लिख रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन उसके जो संकट हैं, एक उसकी और मान्यता का, वो एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि एकेडमिक कल्चर में जो फ्यूडलिज्म है, जो समानता है, वो उसके कुछ निश्चित कारण है, उसके कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जो ऑब्जेक्टिविटी का सवाल है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बायस हो सकता हूँ, लेकिन अगर दूसरे ने कुछ लिखा है, भले उसने मेरी मुझसे भी ज्यादा तारीफ की, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। एक उदाहरण हम दलित आंदोलन से उठा सकते हैं। दलित आंदोलन ने अपने इतिहास को हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जबकि वो हमसे कहीं ज्यादा कमजोर थे, पीछे थे, अभाव में थे, उनके पास ना हमारे जितने रिसोर्सेज थे। लेकिन क्योंकि उनके जो सोशल वर्कर थे, जिस लीडरशिप की बात की है, कि पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा भी तो लीडरशिप होती है, कल्चरल लीडरशिप अलग होती है, एजुकेशनल लीडरशिप अलग होती है, जो कॉर्पोरेट में आपके काम कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल लीडरशिप, कमर्शियल लीडरशिप, इकोनॉमिक सेक्टर की लीडरशिप आपकी अलग है, क्योंकि वो भी आपकी पहचान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी इसका उदाहरण हम रामदेव जी से ले सकते हैं। कैसे लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर होते हुए पतंजलि के अंदर तक रेलवे लाइन घुसा देते हैं, ताकि बाबा रामदेव जी को लाला रामदेव बनाया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके, और कैसे पॉलिटिकल लाभ रामदेव जी ले सके, रामदेव जी कैसे बहुत सारे फाइनेंशियल लाभ उस पूरे अपने सेक्टर को, अपनी कम्युनिटी को, भले ही मैं बाबा हूँ, भले ही मेरी एक रिलीजियस लीडर, लेकिन रिलीजियस लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप को आइडेंटिटी देती है, सपोर्ट देती है। राकेश जी की आवाज कट रही है। तो इस तरह के हम तमाम क्षेत्रों में अपनी लीडरशिप खड़ी करें। एक दलित आंदोलन के इतिहास की जो बात थी वो बीच में रह गई।
ईस्टर्न यूपी में इलाहाबाद के आसपास एक चलिए बाबा डॉक्टर साहब, राय जी, गोपाल दास बाबा। राय जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी हेलो सर, राय जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आ रही है सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस हुई है। राकेश जी आप जारी रखो, वो आ जाएंगे। आप जारी रखें, जारी। ईस्टर्न यूपी में इलाहाबाद के आसपास का जो इलाका है, उस क्षेत्र में एक बाबा थे गोपाल दास गुरु। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक ही काम किया कि वो दलितों के गांव में जाते थे और उन्हें वहां पर जो भी अपनी कम्युनिटी के स्पेशल गीत मिलते थे, कहानी मिलती थी, कविता मिलती थी, कहावतें मिलती थी, उन सबको अपनी भाषा में लिपिबद्ध करते थे। और जो भी दलित कम्युनिटी के मेले थे, आयोजन थे, तीज त्योहार थे, उन सब में जाते थे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक बड़ा अंबार इकट्ठा कर लिया। और ऐसे ही उनकी कम्युनिटी में बुद्धिजीवी उस तरह के शायद उन्हें नहीं लगे होंगे, वो किसी तरह से एक ब्राह्मण बुद्धिजीवी के संपर्क में आ गए और उनका बड़ा नाम है आज देश में, बद्री नारायण। आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों में बद्री नारायण ने दलित आंदोलन को 20 बड़ी किताबें लिखी हैं। वो सारे फैक्ट, सारे डॉक्यूमेंट गोपाल दास गुरुजी के द्वारा उपलब्ध कराए गए और अपनी कम्युनिटी के बारे में सहेज कर रखे गए, है ना। जब उस दलित कम्युनिटी के बारे में एक ब्राह्मण विद्वान की एक लेखनी चली, तो उससे दलित आंदोलन का इतिहास और एक दलित आइडेंटिटी ने कैसे गुणात्मक रूप से अपनी पहचान बनाई। इस तरह से हम अपने इतिहास को, अपने टेक्स्ट को, अपने अस्तित्व को सजोकर बड़े प्रोजेक्ट निकालकर बड़े लेवल पर लोगों को स्कॉलरशिप के माध्यम से बड़े विद्वानों को कहूँ सीधे सीधे हायर करके अपनी चीजों को एक पब्लिक एरेना में ला सकते हैं, अपनी पहचान को एक वैलिडिटी के साथ मान्यता दिला सकते हैं। तो इन चीजों पर हमें बहुत प्लानिंग से, बहुत विधिवत तरीके से काम करने की जरूरत है। और युवाओं के लिए भी संदेश की बात खटाना साहब ने की है, उसके लिए यही है कि वो एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है कम्युनिटी का, पॉलिटिकल लोगों का, उससे बाहर आकर समाज को थोड़ा एक मॉडर्न अप्रोच के साथ अटेंड करे और मॉडर्न अप्रोच के साथ एड्रेस करे और चीजों को ग्रहण करे। हमारे लीडरशिप, हमारे जो यंग लीडरशिप है या हमारे जो यंगस्टर हैं, उनमें भी अभी उस तरह का स्पार्क नहीं दिखता है ना। तो वो नई चीजों को, मॉडर्न चीजों को उस तरह से ग्रहण करें। उनमें भी एक अलग तरह का फ्यूचरिज्म, कट्टरता लगातार घर कर रही है ना। जिस तरह से सोशल ग्रुप में मैं देखता हूँ, व्हाट्सएप पर इंटरेक्शन देखता हूँ, फेसबुक पर देखता हूँ, रिजिडिटी और कट्टरता से बाहर नहीं आ रहा है। अभी गुजर यूथ को अपना दिल दिमाग बहुत खोलने की जरूरत है और दुनिया को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। अभी भी आप एक पढ़े लिखे गुजर यूथ से भी अगर बात करेंगे कि आपका इंटरकास्ट मैरिज पर क्या नजरिया है, आपका इंटर रिलीजन इंटरेक्शन पर क्या नजरिया है, तो वो कोई आपको बहुत प्रोग्रेसिव आंसर नहीं देने वाला है। वो बहुत रिजिड तरीके से सोच रहा है। वो अभी भी बिल्कुल उन्हीं खातों में, कांचों में रहने में मगन है। और इसीलिए क्योंकि हमारा एक्सपोजर बहुत कम है, हम आउट ग्रुप सोशलाइज होने में भी संकोच करते हैं। हम बाहर लोगों से इंटरेक्शन करने में, उनसे सीखने में बहुत संकोची हैं। हम आपस में मिलते ही एक घेरा बना लेते हैं, एक अपना प्रोटेक्टिव जो एक लेयर है उसमें आ जाते हैं, है ना। जबकि हमें ये जरूरत है कि हम अपनों के बजाय दूसरों से ज्यादा सीखें और अपनी प्रोग्रेसिव अप्रोच को उनके साथ जी कोशिश करें। यशवीर जी, और क्या अपील करेंगे यशवीर भाटी जी? मैं
मतलब ये कंक्लूजन अपने विषय पर, अपनी धारणा पर करना चाहता हूं। सीधे तौर पे खास तौर से नौजवानों को ये संदेश इस लाइव के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि डॉक्टर राकेश राणा जी, डॉक्टर जावेद राही जी ने बहुत सलीके से एक एक विषय को, एक एक बात को रखा है, और हमें आज जरूरत है खास तौर से युवाओं को संभालने की, जो उन बातों में फंस गया है। बात ये है कि हमारे समाज में सलीके से काम नहीं हुआ, और नौजवान जो खाली दिमाग था वो उन फोर्सों ने जकड़ लिया है और खींच लिया है। उसका कारण उसके अंदर कट्टरवाद आ गया, उसके कारण जो है उद्दंडता आ गई, उसके कारण वो हिंसक हो गया। तो हमें ये चाहिए, मैं नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि हम अपने उस जाल से बाहर आए, उस फांस से बाहर निकलें, उस काकस से बाहर आए और खुद के बुद्धि बल, ज्ञान और विवेक के बल पर जागृति की तरफ बढ़ें, जिससे हम स्वयं का निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे और देश का निर्माण करेंगे। सड़कों की उद्दंडता को त्याग कर, सड़कों पर जो उद्दंडता हो रही है, जैसे ग्वालियर में जो उद्दंडता हुई है, हालांकि हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियन, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ किया है, लेकिन सजग समाज को, बुद्धिजीवी समाज को, समझदार समाज को अब इस समाज के अंदर समझ की बयार बहाने की जरूरत है। चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हम पुस्तकों के माध्यम से, चाहे हम लेखों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को समझ की तरफ मोड़ें, नौजवान को समझ की तरफ मोड़ें। और जो नाम खराब हो रहा है हमारा वर्तमान बिगड़ रहा है, भविष्य की कोई कल्पना नहीं है। इतिहास के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। तो ये हमारा नासमझपन, ये हमारी उद्दंडता इस देश में क्या पूरे विश्व में हमारी जो है नासमझी की वजह से, जो हम कोई मर्यादित आचरण नहीं दे पा रहे, जो मर्यादा के माध्यम से हम आंदोलन कर सकते हैं, मर्यादा में हम सारी बातें कर सकते हैं। तो मैं नौजवानों से इस लाइव के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ और अपने घर को सजाने का कार्य करो, अपने समाज को जगाने का काम करो। बहुत बड़ा जो है उद्देश्य हमारे सामने है, बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है। तो और मैं ये गुजारिश भी खटाना साहब आपसे, संजय खटाना जी, खटाना बुलेटिन के माध्यम से जो आज शुरुआत हुई है, ये कम से कम सप्ताह में 2 बार हम ये सेशन करते रहें और तमाम देश के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज से प्रेम करते हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, जो रियल इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको हम निरंतर जोड़ते रहें। मैं इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूं और ये आशा और उम्मीद करता हूं कि ये समाज जगेगा, ये समाज बदलेगा, नौजवान भी भटका हुआ वापस आएगा और आगे हम कोई ग्वालियर जैसी घटना ना करें। आगे हम भारत की एक सर्वोच्च संस्था संसद में ऐसा व्यवहार ना हो, हम अपनी मर्यादा और गरिमा को बना सके। हम अपने देश से, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि देशभक्त हम हैं, देश को बनाने वाले हम हैं, आजादी दिलाने वाले लोग हैं, और मर्यादा को तार तार करके हम देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश की मर्यादा के खिलाफ जा रहे हैं। देश को बना नहीं रहे, हम देश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यहां जरूरत है हम संविधान और मर्यादाओं के दायरे में अपना भला करें, समाज का भला करें और देश का भला करें। इसी बात के साथ मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि संदेश इस समाज को जाए, इस देश को जाए। बहुत बहुत धन्यवाद खटाना साहब, स्पेशली आपका धन्यवाद, आपने ये शुरुआत की है। अभी हम डॉक्टर जावेद जी की अपील लेंगे। डॉक्टर साहब, आप इस देश के सभी धर्मों और वर्गों में जो गुजर बैठा है, क्या अपील करेंगे अपने युवाओं से? देखिए, मंथन करें, बड़ा जरूरी है।
कि जहां हैं आप मंथन करें कि हमारा समाज क्या है, दूसरे समाजों के साथ उसका तालमेल कैसा है, हमें कैसे रहना है। मतलब ये कि अगर आपने फ्लोरिश करना है, अगर आपने अपने समाज को आगे ले जाना है, तो आपने दूसरे समाजों में के साथ अपना जो सोसाइटीज के साथ अपना तालमेल बिठाना है, वो कैसे बिठाना है, उसके ऊपर गौर करना, मंथन करना है। जब आप मंथन करते हैं 20 दिमाग जुड़ते हैं और 20 दिमाग में से 20 आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज के ऊपर चलने की जरूरत है। दूसरा मेरा जो नौजवानों से एक ही अपील है कि ठीक है आप कोई एक नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ समाज के लिए कोई टाइम निकालें कि उनमें से ये नहीं कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो, एजेंडे के अलावा कि आप समाज की सेवा के लिए आगे आएं और लोगों की मदद करें। तीसरा ये कि जो सोशल मीडिया है, एक लार्जर लोगों तक आपका पहुंचना सोशल मीडिया से होगा, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ स्लोगन घड़े जाते हैं, कुछ बातें बोली जाती हैं, कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, वो एक पूरा एक प्रोग्रामिंग होती है, सोशल इंजीनियरिंग की एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि बहुत सारी कास्ट करती हैं। बहुत सारी कास्ट में ये होता है कि वो एक लार्जर, बहुत सारी कम्युनिटीज को अपने साथ जोड़ के एक लार्जर उसमें चले जाते हैं, ग्रुप में, जिसमें वो अपना आप ऊपर रखते हैं। मतलब उनका यही होता है, और ये समाज के, भारत के समाज के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। यादव हैं या दूसरे लोग हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं कि वो कैसे सत्ता के ऊपर आके बैठे। मेरा ये कहना है कि सत्ता में आपकी भागीदारी है, उसको कंप्लीट करना है, और दूसरी चीजों को, और समाज में जहां जहां आपको जरूरत पड़ती है उसको इकट्ठा करने की, वो करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले सोचने की जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है और शिविर करने की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जो चीजें हैं उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। कोई लोग हैं जो, अगर कोई पढ़ा लिखा होगा ना, हिस्टोरियन होगा ना, वो आपको जानता होगा, आपको इधर से बताने की जरूरत नहीं गुजर कौन है, वो खुद से जानते होंगे। आपको इसको, जो बुद्धिजीवी हैं उनके अंदर, जो बाकी समाजों के बुद्धिजीवी हैं उनके अंदर अपने बारे में जानकारी आम करने की जरूरत है, और उनके जो इस वक्त सिस्टम है, सिस्टम को इस्तेमाल करना आना चाहिए। बस आप सिस्टम को जब इस्तेमाल करना आना चाहिए, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर मैं बताऊं, हमारा सारा काम जो है आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। मसला ये है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, कश्मीरी भी मुसलमान है, मेजॉरिटी में कश्मीरी है। अगर हम अपने आप को यहाँ पे मतलब मुसलमानों के उस ग्रोह में से शामिल करते तो हमें एसटी नहीं मिलता, हमें अपने हकूक नहीं मिलते। हमने कहा कि हम ठीक है मुस्लिम हैं, लेकिन हम एक आइडेंटिटी है अलग, हम एक अलग से कास्ट है, एक बड़ी ट्राइब है, हमने अलग होके अपने आप को मनवाया। वाइल एज के अगर आप जाके मिक्स हो जाएंगे एक बड़ी आइडेंटिटी के अंदर, जब आप मिक्स हो जाते हैं ना, फिर आप उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाते हैं, फिर उसमें से निकल नहीं सकते। जम्मू में दलितों का एक क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसमें वो किसी भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बुलाते हैं और लेक्चर करवाते हैं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको कहा कि आपको मैं आंकड़ों पे बताता हूँ। 1 घंटे का मेरा लेक्चर था। मैंने उनको बोला कि जम्मू में किसी पार्टी की सरकार है जिसमें आपके 8 MLA हैं, 24 में से 8 हैं आप, और आपको जो 24 के लिए 12 मिनिस्टर हैं, तो आपका 1 मिनिस्टर है। तो जब आपको पता चलता है कि आप कितने हैं और आपका कितना होना चाहिए, शेयर कितना होना चाहिए, या आप बैठ के अपनी एक विचारधारा बनाते हैं, आप दूसरे लोगों को भी साथ जोड़िए ना। मतलब आप गुजर हैं, गुजर को ये है कि मतलब मैं हूं, तो पॉलिटिकली अगर आपने स्ट्रांग होना है तो दूसरे लोगों के साथ मिलके होना है। अगर सोशली स्ट्रांग होना है तो विद इन कम्युनिटी होना है। और पॉलिटिक्स सार मसले का हल नहीं है, उसमें जाने की जरूरत है, अपने सेवा भाव से अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने की जरूरत है, आइडेंटिटी के ऊपर, जोड़ने के ऊपर, एक दूसरे को, मतलब हम एक ही ब्लड हैं। मतलब मुझे यहाँ, मैं खटाना हूँ और संजय खटाना जी में कोई फर्क नहीं है, मुझे, हम एक ही माँ बाप की औलाद है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कि अपने गुजर होने पे हमें गर्व है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे के लिए हीन भावना नहीं होनी चाहिए। और जिसको आपके बारे में हीन भावना है उसको ठीक करना, उसका दिमाग ठीक करना है,
कि हम आप जैसे आप हैं वैसे भी हम वैसे ही हम हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत है और अपने फ्रेंड्स ऑफ गुज्जर्स पैदा करने की जरूरत है, फ्रेंड्स ऑफ गुज्जर्स। चलिए एक चलिए बड़ी आज बात की बताने की बात कह रहा हूँ कि हर जगह आपके जेएनयू में प्रोफेसर हैं तो फ्रेंड्स ऑफ गुज्जर्स में लाइए उनको, उनसे लेक्चर करवाइए गुज्जरों के बारे में। हम आज की इस लाइव का ये उद्देश्य कह सकते हैं कि कौम को दोस्त और दुश्मन का ज्ञान होना चाहिए। आदर्श बिरादरी में भी हमें अपने दोस्त बनाने चाहिए और अपनी दिशा सही कर लेनी चाहिए। यदि आपकी दिशा सही होगी तभी दशा सही हो पाएगी। और मैं अपने संदीप भाई से चाहूंगा कि लाइव बंद कर दें, लेकिन हमें जुड़े रहने दें। अभी हम जुड़े रहेंगे 5 मिनट, लाइव बंद हो जाएगा लेकिन हम जुड़े रहेंगे। आप सभी हमारे पाठकों को मेरा धन्यवाद, और जो टेक्निकल खामी आज आई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। संदीप, लाइव कैंसिल कर दो, हमें जुड़े रहने दो। हेलो, लाइव कैंसिल कर दो, बस वैसे जुड़े रहने दो, है ना? क्या आया? एंड स्ट्रीम हट गई।